कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 70 नंबर बड़े ही आसानी से ले आओगे, क्योंकि इस पेपर में जो बताए गए प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का पेपर देंगे, तो भाई साहब आप सभी को विज्ञान का पेपर देने से पहले जो विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो विज्ञान का मॉडल पेपर है उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको ये पता चलता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का पेपर कैसा आता है, ठीक है, आपके विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन होते हैं जो हमको तैयार करने हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बनाया है, ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए 101% इम्पॉर्टेंट है, 101% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं ये वो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को समझना है और इसके बाद जो जो चीज़ें मैं बताता चलता हूँ उन चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से कॉपी पे नोट करना है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका पेपर आता है उसमें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर है वो करना है, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको कर लेना है। जहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो 15 मिनट होते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट, इसमें प्रश्न पत्र को पढ़ना होता है। मतलब कि ये जो प्रश्न पत्र आपका आया है इसको आपको पढ़ना रहता है, 15 मिनट के अंदर प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना रहता है। आगे देखिए, अब इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ते हैं, चलिए। प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बा, ठीक है। तो ये खंड आ होता है, खंड बा होता है। खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका OMR में आपको उत्तर देना रहता है। इसके बाद खंड आ के जो प्रत्येक प्रश्न है उसको OMR में करना है, सभी को बता ही दिया मैंने। और खंड बा में जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं कितने नंबर के आते हैं, तो 50 मार्क्स के आते हैं, तो 50 नंबर के वर्णनात्मक आते हैं। और जो अगर मैं बात करता हूँ खंड आ की, तो यहाँ खंड आ में OMR में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। कितने नंबर के, 20 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और खंड बा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो 50 अंक के आते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देख लेनी है। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर पढ़नी है, आपको ज़रूरी है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिलहाल के लिए अब मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो खंड आ आता है, सबसे पहला खंड कौन सा आता है, तो सबसे पहला खंड आ आता है और जिसमें पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर के आते हैं, 1-1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है उपखंड का, उपखंड का आ गया है और इसमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 1 विलियन होगा, 1 विलियन, बिलियन नहीं, 1 विलियन, 1 विलियन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। लाल है लिटमस पेपर, उसको नीला कर देता है। इस विलियन का संभावित पीएच मान क्या होगा, पीएच मान यानी पीएच वैल्यू कितनी होगी। लाल है उसको नीला कर देता है, लाल है उसको नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय है। और क्षारीय विलियन का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर देता है वो होता है क्षार। कौन होता है, क्षार होता है। क्षार विलयन जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 0 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 10 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 7 दे रखा है और चौथा ऑप्शन 8 दे रखा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। 7 से अधिक कौन सा दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन हैं, 7 से अधिक 10 भी है और 8 भी है। तो आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों ऑप्शन में से आप लोग इस वाले ऑप्शन को सही कर लो। और अगर यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि इसमें से केवल एक ही ऑप्शन होगा जो 7 से अधिक होगा,
अगर यहाँ पर आप एक मिनट देखते हैं जरा क्वेश्चन को सही से, 0, 10, 7 माइनस का 6, तो यहाँ पर आप लोगों का 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही कर लेंगे क्योंकि ये 7 से अधिक है और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम की जो सतह होती है, एल्यूमिनियम की जो सतह होती है, इस पर ऑक्सीजन की जो परत बनती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनोडिंग। इसको क्या कहते हैं? एनोडिंग कहते हैं। ये बिल्कुल इसका सही क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन तो होगा ये ऊपर वाला, तो यहां से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 1 नंबर मिलेगा अगर आपने सही किया। तो कह रहा है कि प्रोफेशनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोफेशनल नहीं होगा, तो सबसे पहले तो प्रोपेनल होगा। क्या होगा? प्रोपेनल। क्या होगा? प्रोपेनल। और प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह पूछ रहा है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? प्रोपेनल। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है, CHO। ये आपका प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2OH। CH3CH2OH का IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, CH3CH2OH का IUPAC नेम। तो CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर 2 आपके क्या है? कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 5। ठीक है, OH C2H5OH किसका नाम है? ये किसका IUPAC नाम है? तो सबसे पहले अल्कोहल का नाम है। कौन सी अल्कोहल है? तो एथेनॉल है। कौन सी अल्कोहल है? एथेनॉल, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं और इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। फिलहाल के लिए आप ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लो। IUPAC नेम इसका एथेनॉल होगा क्योंकि OH समूह लगा हुआ है। अगर OH समूह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एथेनॉल होगा। ठीक है, एथेनॉल होगा इसलिए क्योंकि कार्बन 2 हैं, और ऑल होगा इसलिए क्योंकि OH समूह लगा हुआ है। आया समझ में इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इतना पता लगाओ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो जिन कार्बन के मध्य में केवल और केवल सिंगल बॉन्डिंग होती है वो आप लोगों के संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एकल बंध वाले जो होते हैं वो भी आप लोगों के कैसे हैं? एकल बंध वाले। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन नहीं होता? जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग हो और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग हो, वो नहीं होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग दे रखी है, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आप लोगों को एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई है। रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, HCl। अब HCl को आप इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चलिए देखते, दे रखा है कि 2FeCl3। क्या दे रखा है स्टूडेंट? 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर रेखा यानी एरो दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि बताइए, मतलब ये सभी अभिकारक मिल करके 2FeCl2 बनाते हैं उत्पाद के रूप में, और दूसरा उत्पाद बनता है H2SO4 और तीसरा उत्पाद बनता है 2HCl। तो आपको ये बताना है कि Y की जगह क्या होगा। तो Y की जगह आपका क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो Y की जगह अगर हम लोग SO2 को ले लेते हैं, देखिए ऑप्शन में S दे रखा है, H2S दे रखा है, SO2 दे रखा है और Cl2 दे रखा है। अगर हम इसको SO2 को यहाँ से ले लेते हैं, यदि हम SO2 को ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर H2SO4 आ रहा है। तो H2SO4 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं SO2 होगा, क्योंकि SO4 आ रहा है तो कहीं ना कहीं SO2 होगा, तभी जाकर के H2SO4 बन रहा है। तो यहाँ पर आपको Y की जगह SO2 रख देना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन नंबर C कर लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतने जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से आपको एकदम समझ में आए होंगे।
कहीं कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के वो मैंने आपको सभी बता दिए, और 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे, तो 6 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन। इनको आपको बहुत अच्छे से एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पर आपके बताने वाले हैं उपखंड का को। किसको बताने वाले हैं? अब हम लोग उपखंड खा को बताने वाले हैं। उपखंड खा में देखिए क्या पूछा गया है। उपखंड खा में आपसे पूछा गया है पौधे में जल के परिवहन के लिए होता है, तो बायोलॉजी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? बायोलॉजी। बायोलॉजी पूछी गई उपखंड खा में। तो सबसे पहला प्रश्न उपखंड खा का है 7 नंबर, कि पौधे में जल के परिवहन के लिए होता है। आपको ये बताना है कि पौधे में जल के परिवहन के लिए क्या होता है, जाइलम होता है कि पीत होता है कि फ्लोएम होता है कि स्टोमेटा होता है। तो पौधे में जल के परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। क्या होता है? जाइलम। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही लगा लोगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रच्छी कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती हैं, कि वातरंध्र में पाई जाती हैं, कि सभी में पाई जाती हैं। तो जो रच्छी कोशिकाएं होती हैं ये आपकी स्टोमेटा में पाई जाती हैं। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, शुक्रवाहिनी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है ओडोसोम, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक 46 होता है इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि टोटल पूछा गया ना, मनुष्यों में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। 44 होता है ओडोसोम। 44 किसका होता है? ओडोसोम की संख्या 44 होती है, लेकिन पूरे जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, संख्या होती है 46। अगर ओडोसोम की संख्या पूछे तो होती है 44। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की टोटल संख्या, या फिर केवल पूछ दे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 होती है। ओडोसोम की संख्या अगर पूछ दे तो 44 बताना आप लोग। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि एक संकर संकरण का जीनोटाइप, जीरो नहीं है, ये जीरो की जगह जीनो कर लो। तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात होता है। तो जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1, ये इसका राइट ऑप्शन होता है, यानी यही इसका अनुपात होता है। एक संकर संकरण के जीनोटाइप का अनुपात यही होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है। डीएनए, इसको इस तरीके से लिखोगे डीएनए। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए की संरचनात्मक इकाई है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग ऑप्शन नंबर कोई एक सही लगाएंगे, और वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपका डीएनए की एक संरचनात्मक इकाई है। उम्मीद करते हैं कि इतने प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में, ठीक है, एक खाली स्थान होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, कि स्नेप्स कहते हैं, कि आवेग कहते हैं, कि द्रुमिका कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्नेप्स कहते हैं। यानी कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को स्नेप्स कहते हैं। फाइनली इतने प्रश्न आपको तैयार करने हैं बायोलॉजी में। तो टोटल क्वेश्चन कितने बताए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बायोलॉजी से। ठीक है, 7 प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से कितने प्रश्न मैंने आपको बताए या फिर पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री से हमेशा 6 प्रश्न आते हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में कितने प्रश्न आते हैं, तो फिजिक्स में आपके 7 प्रश्न आते हैं। तो 7 7 14 और 6 20, इस तरीके से 20 नंबर के 20 MCQ पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला उपखंड गा।
अगला है उपखंड ग, और इसमें क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स। क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, जो कि रह गया है लास्ट भाग। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 यानी फिजिक्स का पहला प्रश्न, सभी लोग पढ़िए जब तक कि मैं पानी पीता हूं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक अश्व शक्ति को हम लोग HP भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो 746 वाट। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके ऑप्शन भी फिलहाल देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन दे रखे थे 726, 736, 746, 756, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है 746 वाट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और जल का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न की चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? बैंगनी, काला, नीला, भूरा। काला दिखाई देता है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न, देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं फिजिक्स में, आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है। बस इतने प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और आपसे मैं गारंटी ले रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में विज्ञान के पेपर में आप लोग जो MCQ करके आओगे वो 20 में 20 सही करके आओगे। बस आपको क्या करना है, जो मेरी पेपर वाली जो क्लासें आ रही, मॉडल पेपर वाली, उन सभी क्लासों को बहुत अच्छे से देखना है, और साथ में क्वेश्चन को भी नोट करते चलना है, ठीक है। जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, बताइए? एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो दो चीज उत्पन्न करता है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 17 का पहला। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक समान है, में रखा जाता है। तो इस प्रकार करने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। इस प्रकार कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है। किस नियम द्वारा दी जाती है? मतलब यार ये है कि एक धारावाही कोई चालक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से रखा हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है कि इस पर कार्य करने वाले, यानी इस धारावाही चालक पर कार्य करने वाला जो बल है, चुंबकीय बल, कौन सा बल? चुंबकीय बल, उसकी दिशा किस नियम द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बताइए, ओम के नियम से, कि कूलाम के नियम से, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है? दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, और जो लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, जो लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर C सही है, तो भाई क्या किया जाएगा? उनकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो B है, ये वाला फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये वाला सही होगा। बहुत सारे लोग इसको सही कर रहे होंगे जब मैंने पहली बार बताया था, लेकिन ये इसका रॉन्ग है, ये इसका सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम से क्या कर सकते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 19, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक, यानी सौर ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में होता है, किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, वाष्पो उत्सर्जन द्वारा, कि वाष्पो उत्सर्जन द्वारा? तो देखिए, सौर ऊर्जा का जो परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा?
प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है और फिजिक्स का भी लास्ट प्रश्न है। और जितने प्रश्न मैंने बताए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर के। 2025 में अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो आप लोगों को इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके भाई जाना होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। ओके तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो कौन सी एक, आप निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी जो परत होती है, एक परत होती है जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। बताइए कौन सी किरण होती है। हाइड्रोजन परत होती है, ऑक्सीजन परत होती है, ओजोन परत होती है कि क्लोरीन परत होती है। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन परत। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा, तो आप लोग इसको बिल्कुल लॉक कर लीजिए, इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर लीजिए, इसका राइट ऑप्शन है ये। चलिए तो यहाँ से आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। बस इतने प्रश्न आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। जिन लोगों को ये प्रश्न पता थे और जिन लोगों ने इन प्रश्नों को देख लिया है अब वो वर्णनात्मक प्रश्न को देखने वाले हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी पेपर वाली वीडियो हैं आपको तुरंत मिलेंगी और आप तुरंत देख पाओगे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए खंड बा आपको देखते हैं जिसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इन प्रश्नों में से। सबसे पहले हम उपखंड का की बात करेंगे। उपखंड का की बात करेंगे और उपखंड का में आपके पूछी गई केमिस्ट्री, क्या पूछी गई है, केमिस्ट्री पूछी गई है। चलिए बात कर लेते हैं। तो प्रश्न आते हैं 4 नंबर के भी आ जाते हैं। बेसिकली 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में भले ही आपके 2 प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछ लिए जाएं, पहला 2 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है। फिलहाल के लिए पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। इसको बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर में पूछा गया, संक्षारण क्या है, लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें आपके पहला प्रश्न ये पूछा गया, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है। समजातीय श्रेणी पूछी गई है 2 नंबर में, इसके उदाहरण भी आपको देने हैं। कार्बन की जो विस्थापन अभिक्रिया होती है आपको उस पर टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से देखिए 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब एक 6 नंबर का प्रश्न आता है, चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर में 2 आते हैं, करना एक ही रहता है क्योंकि बीच में अथवा लिखा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि एसिटिक अम्ल होगा। तो एसिटिक अम्ल से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया लिखिए और एसिटिक अम्ल के मुख्य उपयोग लिखिए। ये जो लॉन्ग का एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न को आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन बैंक से आपको तैयार कर लेना है। यदि क्वेश्चन बैंक से नहीं तैयार होता है तो इस क्वेश्चन को आंसर को लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि भैया हमको क्या करिए, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो भी लॉन्ग प्रश्न हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी हमको जल्दी से क्लासें प्रोवाइड कराइए। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की बहुत जल्द क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको जो ये पेपर वाली वीडियोज़ हैं इन पर सपोर्ट करना होगा, तभी जा कर के मैं आप लोगों के लिए ला पाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके लिए पेपर डेली बेसिस पर लाए जाएंगे, उनको बस तैयार करना आप लोग। ठीक है, अगर आप अच्छी खासी वीडियो को सपोर्ट करते हो तो आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सभी चीज़ें लाई जाएंगी। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी सब चीज़ें आ पाएंगी आपके लिए। ठीक है, अथवा में प्रश्न पूछा गया क्या होता है। अब क्या होता है से क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर रिएक्शन पूछी गई होंगी, रिएक्शंस पूछी गई होंगी। तो जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, यानी केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, आपको यहाँ पर कोई भी परिभाषा वगैरह नहीं देनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपके लिए रखी हुई है इस पेपर में।
तो सबसे पहली रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होता है। मतलब एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल जानते हो क्या होता है, पता होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हो क्या होता है, H2SO4, ठीक है ना। और इसके बाद इसको क्या करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है आपको ये बताना है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सेकेंड रिएक्शन क्या है कि एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल की क्रिया होती है किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, लेकिन उपस्थिति होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऊपर वाला और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल से घोला जाता है, बोला नहीं जाता है, घोला जाता है, इसको तैयार करना। फिर सोडियम ऑक्साइड को जल से इसको भी आपको हो जाएगा घोला जाता है, बोला नहीं घोला जाता है। लास्ट है जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थे क्या क्या होता है जब रिएक्शन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो क्या होता है जब वाली है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं उपखंड खा। उपखंड खा देखिए यहाँ पर आप लोग, उपखंड खा। अब देखिए सबसे पहले खंड का उपखंड का में आपका क्या पूछा गया था, तो उपखंड का में आपसे पूछा गया था, तो उपखंड का में आपसे पूछा क्या गया था, तो उपखंड का में केमिस्ट्री पूछी गई थी, ठीक है। उपखंड खा में क्या पूछा गया, तो उपखंड खा में देखिए यहाँ पर आप लोग पोषण जैसे आ चुका है, ठीक है, प्रभाविता का नियम आ चुका है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी बायोलॉजी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी को। तो सबसे पहला प्रश्न बायोलॉजी का 5वां प्रश्न है ना, और पहला है बायोलॉजी का, ठीक है। फिलहाल पेपर का 5वां क्वेश्चन है वर्णनात्मक का, और बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, उदाहरण सहित स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण को समझाइए। 4 नंबर में ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है, और ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो बहुत छोटा सा है, प्रभाविता का नियम समझाइए, 2 नंबर में पूछ दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन सेकंड प्रश्न में पूछा गया है कि मटर के पौधे पर प्रयोग के दौरान मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। तने की लंबाई तथा फलों की आकृति के प्रभावी अप्रभावी लक्षण लिखिए। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। आपको क्या करना है कि जो आप लोगों का तने की लंबाई के प्रभावी व अप्रभावी लक्षण आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए इतना प्रश्न आप लोगों को करना है 4 नंबर वालों में, ठीक है। 2 प्रश्न हो चुके हैं ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। क्या पूछा गया है, मुकुलन पूछा गया है, अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन पूछा गया है, पुनरुत्भवन। बेसिकली ये परिभाषाएं होती हैं जिनमें आपको क्या करना होता है, केवल परिभाषा देनी होती है, और अच्छे नंबर लेने के लिए एग्जाम्पल से यानी कि एग्जामिनर से इसके आप उदाहरण भी लिख सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर आप पर इम्प्रेस हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छे नंबर देगा। परिभाषा प्लस उदाहरण, ठीक है। निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। मुकुलन, पुनरुद्भवन, अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन, ये सभी के सभी जो परिभाषा और उदाहरण वाले प्रश्न हैं, टिप्पणी कह सकते हो आप लोग इनको, टिप्पणी वाले प्रश्न, ठीक है। ये टिप्पणी वाले प्रश्न आप इनको कह सकते हो बायोलॉजी के, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री में टिप्पणी होती है ना, उसी तरीके से बायोलॉजी में भी टिप्पणी होती है, मुकुलन, पुनरुद्भवन और अलैंगिक द्वारा जनन विखंडन, ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है बोर्ड परीक्षा में, तो अथवा में एक और प्रश्न आता है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। ओके, तो चलिए अथवा वाला प्रश्न क्या पूछा गया है, 6 नंबर में आया है। प्रश्न है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधे में इस विधि से क्या लाभ है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कायिक जनन क्या होता है आपको ये बताना है, और पौधे में इस विधि से क्या लाभ होता है ये बताना है। 6 नंबर में पूछा गया, तो मेरे हिसाब से ये अब तक की बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 2025 के सेट में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कायिक जनन वाला,
ठीक है, इसको जरूर तैयार करके जाना। फिलहाल के लिए आपका अगला खंड आ चुका है, उपखंड गा, और इसमें आपकी लास्ट फिजिक्स बची हुई है, वही पूछी गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन आते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं, और आपके जो मीनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को दूरदृष्टि दोष होता है, मानव नेत्र होता है, तो ऐसे मीनिंग वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, मीनिंग, ये सभी पूछे जाते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल आया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ज़रूर आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार ज्ञात कीजिए, जाकर नहीं, आकार ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए अथवा में देखिए क्या पूछा गया है, अथवा में भी आप लोगों का कुछ पूछा गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म को 60 डिग्री सेल्सियस तथा अल्पतम विचलन कोण, एक प्रिज्म का 60 डिग्री सेल्सियस तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, और ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना। फिलहाल के लिए अथवा में आते हैं, तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप यही कह सकते हो। मैं ये कहूँगा कि आप इस टाइप के न्यूमेरिकल की बहुत प्रैक्टिस करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, और मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है, जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। मतलब कि क्षमता जो दे रखी है, यहां पर देखो क्षमता जो दे रखी है वो प्लस की 2 डायोप्टर है। क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है। पूछ रहा है कि चश्मे, जो मनुष्य चश्मा पहने हुए है, उससे वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, वो कितनी दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ सकता है, ये पूछा गया है। और ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अटपटा क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिलहाल मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मीनिंग वाले भी प्रश्न आपको एग्जाम के लिए तैयार करके जाने हैं। तो इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा। ये नहीं आएगा तो ये आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये आएगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। चलिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि एक घर में 220 वोल्ट 400 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। 220 वोल्ट पर 4 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, यानी वोल्ट इतना है और बल्ब कितने लगे हुए हैं, 5, और कितने कितने वाट के, सभी 40 वाट के हैं। बल्ब 30 दिन तक 5 घंटे की तीर से चलते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपया प्रति यूनिट है तो आगे देखिए, आपको आगे ज्ञात करना है बल्बों के सहयोग का तुल्य प्रतिरोध, दूसरा व्यय विद्युत यूनिट की संख्या, तीसरा व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य। 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग न्यूमेरिकल है, कह सकते हो आप लोग। ठीक है, लॉन्ग न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का 2025 में आपको। ठीक है, शुरुआत से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस न्यूमेरिकल को तो आपने स्क्रीनशॉट भी उसका ले लेना है। आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके स्क्रीनशॉट वगैरह सभी चीज़ों का अच्छे से ले सकते हो। अथवा में देखिए और एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप ये नहीं कर पाते तो आप ये कर सकते हो। 220 वोल्ट एवं 20
एम्पियर, एम्पायर नहीं, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है। तो 20 एम्पियर धारा वाले एक मोटर के कार्य करने की क्षमता 90% है। पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में इस मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 6 नंबर में पूछा गया, आप ये कहेंगे ये तो उससे भी इम्पोर्टेंट मतलब कठिन क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये उससे भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोग मेरे चैनल की जो भी वीडियो आती हैं उनको अच्छे से देखते हो, शेयर करते हो, ठीक है, लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो आप जो कमेंट करोगे ना, आप जो भी कमेंट करोगे उस कमेंट को लाइक करके उस पर आपको तुरंत वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल की जो न्यूमेरिकल हैं इनकी आपको आईएमपी यानी आईएमपी क्लासें चाहिए हैं, तो आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को आप सभी लोगों को अपने फ्रेंड तक इतना शेयर करना है कि इस वीडियो पर कम से कम 1000 प्लस लाइक आ जाए। 1000 प्लस अगर लाइक आ जाती हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में जितने भी ये आपके पूछे गए बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि ये वाला बताया और ये वाला बताया, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको जल्द कराने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, और आप सभी अच्छे से उन न्यूमेरिकल को भी कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको जो पेपर बताया, अगर आप इस पूरे पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से लगा करके चले जाते हो तो इस बात की गारंटी है स्टूडेंट कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बड़े ही आसानी से ले आओगे, क्योंकि इस पेपर में जो बताए गए प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।